पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अच्छा भाई, अब किसी भी सर्कल की बात करना चाहते हैं हम, ठीक है, किसी स्पेशल सर्कल की पार्शियलिटी नहीं करना चाहते हैं, किसी भी सर्कल की बात करना चाहते हैं, और किसी भी सर्कल की बात करना चाहते हैं, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन लेना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा, जिसका नाम मैं रख देता हूं कैपिटल सी, वो होगा माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस। वेरी गुड। और इसी अरे मैं आ गया मैं इस सर्कल का रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है सर, माइनस ऑफ छोटू सी, वो जो सी वाला कांस्टेंट वाला सी है, वो वाला सी। ठीक है, अब कौन से पॉइंट का पोजीशन निकाल, पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, कौन से पॉइंट का पोजीशन निकाल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम रख लेते हैं x1 कॉमा y1। दूसरा पॉइंट है उसका नाम रख लेते हैं x1 कॉमा y1। ठीक है, अब ये बहुत सरल सी चीज है, जो लास्ट वाला ट्रिक है वो याद रखना है तो ये काफी इजी। बोलो क्यों ही बता रहे हो, जरा तुमको पहले से पता है कि भाई अगर सर्कल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, अगर वो सर्कल के अंदर लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है, या सर्कल के बाहर लाई करता है, ऑफ कोर्स जो उसका डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से, उस डिस्टेंस को हम कंपेयर करने वाले हैं रेडियस ऑफ सर्कल से। ध्यान से सुनो, अगर वो डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट या इंटरनल पॉइंट है, वो जो वेरिएबल पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर सर्कल के रेडियस से कम है, कौन सा डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है, अगर रेडियस से कम है, किधर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा। डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है, सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, और लास्ट वाला अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो मैं उस डिस्टेंस का नाम रख देता हूं, उस डिस्टेंस का, उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, उसका नाम रख देता हूं, उसका कुछ नाम दे देते हैं भाई, दुनिया में आया है तो नाम तो देना ही पड़ेगा, नाम दे देते हैं डी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, इसका नाम मैंने दे दिया डी, और सर्कल का रेडियस आपको ऊपर पता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मैंने सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप बोलोगे ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का पॉइंट, सर्कल पे पॉइंट पी है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि पीसी जो डी के बराबर है, उसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये डी हो जाएगा। अब पहले वो टेबल बना देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस लाइज, इट लाइज आउटसाइड, इट लाइज इनसाइड। देखो यहां पर पहले टेबल बना देते हैं। ठीक है, तीनों चीजें लिख लो, तीनों चीजें लिख लो भाई। तो तीन चीजें हैं, पहली चीज P लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, P लाइज इनसाइड द सर्कल, या इनसाइड समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला P लाइज ऑन द सर्कल, लिखना ही पड़ेगा, और तीसरा है P लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो अगर P इनसाइड लाई करेगा तो फिर कंडीशन आ जाएगी कि वो जो डिस्टेंस हमने लिखा है वो रेडियस से छोटू हो जाना चाहिए। अगर P सर्कल पे लाई करेगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाना चाहिए रेडियस के। अगर P बाहर लाई करेगा तो डिस्टेंस बड़ा हो जाना चाहिए रेडियस से। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? आउटसाइड, थैंक्स आयुष। हाँ आउटसाइड, ठीक है। ओके सर अगर लेस देन 0 है तो आउटसाइड लाई करेगा ना वो? नहीं इनसाइड लाई करेगा। देखो तो लेस देन 0 कहाँ लेके चले थे? लेस देन 0 को रेडियस से छोटा होना चाहिए। माइनस आर होगा ना? कहां पर? हाँ D माइनस आर होगा ना। तो देखो तो इसको,
ये d की वैल्यू r से छोटी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये वाला d है, ये वाला r है, ठीक है। तो d की वैल्यू r से छोटी है, तो क्या था, इनसाइड था, तो नीचे 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 जाते गए और उस माइनस ऑफ c को इधर लेके आ गए, तो d माइनस r नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब अंदर लाई कर, नेगेटिव आने का मतलब अंदर लाई कर रहा है या छोटा है, ठीक है। सो फिर से एक बार भाई, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ये वाली चीज। ओके, सो सर्कल का इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, मतलब जनरल इक्वेशन गिवन है, और एक पॉइंट है जो अंदर लाई कर सकता है, बाहर लाई कर सकता है, सर्कल पे लाई कर सकता है। अभी सर्कल का जो सेंटर है वो माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ f, सर्कल का रेडियस है वो है जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। मुझे क्या करना है, मैंने एक डिस्टेंस मान लिया, उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से मान लिया, उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल से सेंटर से नहीं माना, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया x1 प्लस g का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब उस डिस्टेंस को मैं कंपेयर करूंगा सर्कल के रेडियस से, सर्कल का रेडियस है जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। तो वो अगर डिस्टेंस कम है रेडियस से तो सर्कल के अंदर लाई करेगा, डिस्टेंस बराबर है रेडियस से तो सर्कल पे लाई करेगा, और अगर डिस्टेंस बड़ा है सर्कल के रेडियस से तो बाहर लाई करेगा भाई। फिर उस, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंसेस है, उनका स्क्वायर ले लिया, तो ये लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए कंडीशंस आ गई। चमक गया, मस्त, समझ में आ गया। अब इसी के साथ इसी के कंटिन्यूएशन में maximum and minimum distances of a point from a circle, maximum and minimum distance, एक सेकंड रुक जाओ, यहीं पर मैं सिखा देता हूं, एक नॉमेनक्लेचर बचा हुआ है। सो हेलो, that is maximum and minimum distance of a point with respect to a circle, ठीक है। maximum and minimum distance, maximum and, अरे फिर मैं भूल गया, I was about to say कि जब आपको कोई बोले कि किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट की वैल्यू x1, y1 को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसके इक्वेशन में भाई, सर्कल के इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस पॉइंट का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, इक्वल्स टू 0 नहीं, इस पॉइंट का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो फाइनल आउटपुट आता है ना, इस फाइनल आउटपुट को हम बोलते हैं S1। ये अगर इसको हम बोलते हैं S इज इक्वल्स टू 0 या S, ठीक है, इसको हम बोलते हैं S इज इक्वल्स टू 0 या ये क्या है भाई इसको हम बोलते हैं S इज इक्वल्स टू 0। तो सर्कल के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं S इज इक्वल्स टू 0 से, और अगर मैंने वो x1, y1, कोई भी x1, y1, वो अंदर है बाहर है, सर्कल पे लाई कर रहा है, कहीं पर भी लाई कर रहा है, उस पॉइंट को मैंने सर्कल पे रख दिया, ठीक है, सर्कल के इक्वेशन में रख दिया, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, वो बन जाता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। अब इस वाली चीज को बोलते हैं S1। तो S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, सर्कल के लिए नहीं, मैं S इज इक्वल्स टू 0 पैराबोला के लिए भी लिखूंगा, मैं S इज इक्वल्स टू 0 एलिप्स के लिए भी लिखूंगा, मैं S इज इक्वल्स टू 0 हाइपरबोला के लिए भी लिखूंगा, ठीक है। तो S से S1 कैसे जाते हैं, S से S1 जाने के लिए मुझे उस कर्व के इक्वेशन में हर एक पॉइंट x और y की जगह पर x1 और y1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, S1 का मीनिंग समझ में आ रहा है। yes. तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एकदम शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है, S1 की वैल्यू लेस देन 0, S1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो इनसाइड, अगर S1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो ऑन दी सर्कल, और वरना अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आउटसाइड दी सर्कल, ठीक है। तो अब से जब भी मैं S1 बोलूंगा दैट मींस कि मैंने सर्कल के इक्वेशन बोल रहा हूं, इक्वेशन में x1, y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, सर्कल के इक्वेशन में x1, y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ओके। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत फिर से विजुअलाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
maximum and minimum distance of a point, ठीक है, with respect to नहीं, with the circle. अब यहां पर क्या हो रहा है श्रेयश, यहां पर क्या होता है श्रेयश कि मैं लेता हूं फिर से एक सर्कल, क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने ले लिया एक सर्कल, ठीक है। अब दो केसेस हो सकते हैं। मैंने एक पॉइंट लिया, ये तो सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, मान लो जो भी है सेंटर -g,-f है, जनरल सर्कल का सेंटर -g,-f है। और मैंने एक पॉइंट लिया जो सर्कल के अंदर लाई करता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट P है, ये सर्कल का सेंटर C है। और मैंने एक और सर्कल लिया, एक और सर्कल लिया। दूसरे केस में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि भाई अब ये पॉइंट जो है, के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फिर से एक केस हो सकता है कि वो पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, ये पॉइंट P सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट P सर्कल से, अरे ये तो अंदर लाई करवा दिया मैंने, ये पॉइंट P सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। तो अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तब उसका सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, और उसका सर्कल से, सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, और किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले वाले केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो अलोंग द डायमीटर होगा, अलोंग द डायमीटर होगा। देखो तो, हाँ देखो, मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन बनाई, एक लाइन बनाई जो मेरे सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर मतलब इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, सर्कल के सेंटर से भी पास कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से पास की ये लाइन और सर्कल के सेंटर से भी पास की। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, देखो ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाला है। एक पॉइंट है ये मान लेते हैं A, दूसरा पॉइंट है ये मान लेते हैं B, ठीक है। यहां पर पहला वाला की कंडीशन हम क्या देख रहे हैं कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा PB, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट से, वो होगा AP, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी PB, मिनिमम डिस्टेंस होगा PB। अब PB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं आपको एक सर्कल दे दूं तो सर्कल का सेंटर दे रहा हूं मैं, सर्कल का रेडियस दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको PB निकालना है ना, तो आपको क्या करना है कि सर्कल के रेडियस से, सर्कल ध्यान से सुनना, सर्कल के रेडियस से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है पॉइंट P का डिस्टेंस उस सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट P का जो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं सर्कल के सेंटर से, उस डिस्टेंस का नाम रख दे रहा हूं मैं D, ठीक है। डिस्टेंस दोनों ही केसेस में डिस्टेंस, इन डिस्टेंसेस का नाम मैंने रख दिया D, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं ये, अरे यार अपना नहीं चलता है, ठीक है, ऐसे ही लेते हैं, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैंने अभी के लिए बोल दिया, ये डिस्टेंस है D। दूसरे वाले केस में भी वही है, ये P से C का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूं, और यहां दूसरे वाले केस में भी वही लेने वाले हैं। दूसरे वाले केस में भी बिल्कुल उसी पे बात होने वाली है भाई, उसी पे चर्चा होने वाली है। इस वाले डिस्टेंस को ही मैं लेने वाला हूं D, दूसरे वाले केस में इस वाले डिस्टेंस को लेने वाला हूं D, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दूसरे वाले केस में भी होगा D, फाइन, ठीक है। सो और सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R, रेडियस ऑफ सर्कल मान लेते हैं R, दोनों ही केसेस में, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं R, दूसरे केस में भी रेडियस मान लेते हैं R, दूसरे केस में भी रेडियस मान लेते हैं R। तो पहले वाले केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो रेडियस माइनस D होगा, पहले वाले केस में मिनिमम डिस्टेंस होगा वो रेडियस माइनस D हो जाएगा। सो आप निकाल लो इस सर्कल का, निकाल लो क्या, सर्कल गिवन है उसका रेडियस तो ऐसे ही पता है हमें। सो R माइनस उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से निकाल लो, ठीक है, D। पर उसके पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, हाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि whether D is less than R और नॉट, ठीक है। D की वैल्यू लेस देन R हो जानी चाहिए, ठीक है। वो जो डिस्टेंस है वो जब रेडियस से छोटा हो जाएगा तब किसी पॉइंट P का जो मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम किसी सर्कल के किसी और पॉइंट से, वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस D, रेडियस माइनस D। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो तो AC को ऐड कर दे उस D से, मैक्सिमम डिस्टेंस R plus D।
हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा एपी। एपी क्या है? एसी जो रेडियस है उसमें ऐड कर दे रहे हैं डी डिस्टेंस पीसी, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। ये कहानी हुई जब पॉइंट लाई कर रहा था इनसाइड द सर्कल। अगर वो अब सर्कल पे लाई करेगा तो कोई सेंस नहीं बनता मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस का। मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस उसका जो दूसरा एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर है वो हो जाएगा। अगर वो पॉइंट बाहर लाई करता है सर्कल से तो फिर उसका डिस्टेंस पक्का पक्का रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। सो उस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस है और उस केस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं ज्वाइन करूंगा थ्रू आउट एक लाइन जो पॉइंट P और मेरे सेंटर से पास कर रही है, पॉइंट P और मेरे सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, देखो तो ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन और ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस D है, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो ये है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा देते हैं, ये वाला पॉइंट है पॉइंट A, ये वाला पॉइंट है पॉइंट B। तो मिनिमम डिस्टेंस अभी भी BP है या PB है। मिनिमम डिस्टेंस अभी भी सर्कल के किसी पॉइंट से सबसे मिनिमम डिस्टेंस है PB, ठीक है। PB की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, PB की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ये है पूरा रेडियस, हाँ ये है पूरा, हाँ ये पूरा रेडियस है और ये पूरा डिस्टेंस D है, तो D माइनस R। और दूसरे वाले केस में ये मैक्सिमम डिस्टेंस है AP है मैक्सिमम डिस्टेंस, AP है मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आप डिस्टेंस निकाल लो P का सेंटर से, डिस्टेंस निकाल लो P का सेंटर से, दैट इज D प्लस R। तो यहां पर अभी भी R प्लस D ही होगा। तो चाहे वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है वो R माइनस D का मॉडुलस होता है और R प्लस D का मॉडुलस होता है। R प्लस D तो पॉजिटिव ही आने वाला है, सो R माइनस D का मॉडुलस होता है, ठीक है। दोनों का जो समरी है वो यही है, दोनों का समरी है वो यही है भाई, दोनों का समरी यही है। चमका? ये आसान था, आसान था। बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और यहां पर हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी टैंजेंट नहीं पढ़ा हमने, टैंजेंट क्या होता है, पर लेंथ ऑफ टैंजेंट पढ़ रहे हैं, किसी रीजन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे लेंथ वाली चीज एक बार निपटा देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे टैंजेंट, कॉर्ड, पेयर ऑफ टैंजेंट्स, या टैंजेंट कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? यस। नेक्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ टैंजेंट टू ए, सबका शॉर्टकट याद रखो, R माइनस D, R प्लस D, S1 लेस देन 0, S1 इक्वल्स टू 0, S1 ग्रेटर देन 0। ये कहानी इसलिए बताई जा रही है कि आप लास्ट वाली कहानी याद रखो, लास्ट वाली कहानी याद रखो, सब में लास्ट वाली कहानी याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1। लेंथ ऑफ tangent from an external point x1 comma y1 to a circle, from an external point x1 comma y1 to a circle। बाहर से आ रहा है टेंजेंट, उस टेंजेंट का लेंथ बताना है, ठीक है। कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं, सर्कल का नाम हम रखेंगे अभी भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पर मैंने अब आपको नॉमेनक्लेचर बता दिया है कि इसी को हम बोलते हैं s, इसी चीज को हम s बोलते हैं, ठीक है। x1 y1 रख देते तो s1 बोलते हैं, x2 y2 रख देंगे तो s2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये सर्कल अब दिखता कैसा है भाई, दिखता कैसा है, दिखता तो सर्कल जैसा ही है, गोल सा होता है, ऐसा जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, जिसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, इस सर्कल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ, ठीक है भाई, बढ़िया है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, अरे इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट बनता ही नहीं है भाई, घुटनों पर जोर डालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले चेक करना, ये अगर कोई टेंजेंट बनाने को बोल रहा है भाई, वो पॉइंट सर्कल के बाहर ही लाई करना चाहिए, अंदर में टेंजेंट नहीं बना सकते, ये तो पता है ना सभी को, किसी अंदर वाले पॉइंट से टेंजेंट नहीं बना सकते। हाँ, तो जो बाहर वाला पॉइंट है उसका नाम मैंने रखा x1, y1, ठीक है, उसका नाम मैंने रखा x1, y1, ओके, ठीक है। अब x1, y1 से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, x1, y1 से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है।
सो ये रहा वो टेंजेंट, ये रहा वो टेंजेंट, इस टेंजेंट का लेंथ चाहिए, ये इधर तक आया, ये इधर टच करते हुए छू कर निकल गया भाई, ठीक है, छू कर निकल गया। हाँ, और आपको काफी और चीजें पता होंगी इस ट्राइंगल के बारे में, अगर आप, अरे थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती ये बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा एकदम अलग सा बनाते हैं, मैं यहां पर लेता हूं पॉइंट, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेट लाइन पैरेलल जैसा लगने लग जा रहा था। हाँ भाई, अब लेता हूं टेंजेंट, तो ये होगा थोड़ा टेंजेंट, भी पैरेलल ही लग रहा है, ठीक है चलो। दूसरा टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन सकते हैं, ऐसा बना एक टेंजेंट और दूसरा बना पंजा मेरे भाई, हाँ बन गया, दूसरा ऐसा बना टेंजेंट, ठीक है। अब इसके साथ पॉइंट का मैंने नाम रखा x1, y1, पॉइंट का मैंने नाम रखा x1, y1, ठीक है। तो टेंजेंट का जो लेंथ निकालना है, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट P मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर C मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें मान ली। आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट के पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहा है, उस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये वाली चीज परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और क्या किया जाए भाई, और मैंने क्या किया, PNC को ज्वाइन, हाँ PNC को ज्वाइन कर दिया, PNC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो नाम दे देते हैं भाई, ये जिन पॉइंट्स पे जाकर के टेंजेंट बना रहा है उनका नाम दे दिया मैंने A और B, A और B, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ये पता है ना भाई कि अगर ये टेंजेंट्स बन रहे हैं, अगर ये टेंजेंट्स बन रहे हैं तो ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल PAC एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कोई बताएगा क्या? ट्राइंगल PAC, दो साइड से है और एंगल साइड देना है, ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सानिका बोल, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे बेटा? अगर वो सारी चीजें बराबर हैं तो आई कैन से कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा भाई, और उसके साथ साथ जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है PA और PB वो भी बराबर हो जाएंगे CPCT से, इंप्लाइज PA की वैल्यू PB के बराबर है। मतलब मैं एक निकालूंगा तो अपने आप दोनों सेम ही आने वाला, तो मैं केवल PA की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है, केवल PA की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अच्छा, जो गिवन सर्कल है S = 0, उसका रेडियस R है, उसका रेडियस R होने का मतलब है कि R की वैल्यू हो जाएगी उसके लिए g² + f² - c, ठीक है। तो अब देखो PA का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो PA का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PC² AC² - AC², ठीक है। जो आपका AC है ना वो रेडियस है, जो आपका AC है वो रेडियस है, तो AC का स्क्वायर करोगे तो आएगा g² + f² - c, और PC जो है आपका दोनों का डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, x1 y1 और -g, -f के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो PC का स्क्वायर करने का मतलब हुआ मैं x1 + g का होल स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस थोड़ा सा स्पेस कम था, मैंने इधर पहले लिख दिया था, हाँ इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। सो ये बनने वाला है x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट था स्क्वायर कर दिया रिमूव हो गया, -g² + f² - c, ठीक है। ये PA का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये बनने वाला है x1² + g² + 2gx1 प्लस y1² + 2f y1 + f² -g² - f² + c। तो यहां से भी आप g² और f² को कैंसिल कर पा रहे हो, तो जो अल्टीमेटली आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है x1² + y1² + 2gx1 + 2f(y1) + c हाँ ये तो S1 हो गया। तो PA का होल स्क्वायर S1 के बराबर है, PA का होल स्क्वायर S1 के बराबर है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो।
ठीक है, इसका मतलब PA की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ S1 के बराबर है। ठीक है, सर्कल के इक्वेशन में वो पॉइंट रख दो, सर्कल के इक्वेशन में वो पॉइंट रख दो और सिंपली उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है भाई, चमक गया, आसान सी चीज। तो ये सारे डिस्टेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्कल। हाँ भाई, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल। अब यहां पर मैं जनरल सर्कल नहीं ले रहा हूं एंड आई एम डूइंग दिस डेलिबरेटली, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में हम, जैसे आप पढ़ते हो ना भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इथेनॉल, इथेनल, एल्डिहाइड, फल्डिहाइड, जो भी वैसी चीज आएगी, यहाँ पर एक नॉमेनक्लेचर हम बनाएंगे और हमेशा वैसे ही पढ़ेंगे, सारे के सारे कर्व्स को वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ चीज होने वाली है, तैयार रहना भाई। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक जनरल सर्कल है, एक जनरल सर्कल है, नहीं जनरल सर्कल नहीं है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म का सर्कल है, और उस सर्कल का मैं नाम रख देता हूं। उस सर्कल का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं ये वाला सर्कल का नाम दे रहा हूं तो अनीशा तेरे को पता है ना, इसका सेंटर ऑरिजिन पे होता है, ऑरिजिन पे होता है। ठीक है, और एक लाइन है, एक लाइन है। अब वो लाइन मैं अगर ऐसे बना दूं तो गलत हो जाएगा, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, टेंजेंट भी बन सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है, टेंजेंट नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी एक लाइन ले ले रहा हूं, कोई ऐसी एक लाइन ले ले रहा हूं अभी के लिए। मैं, ये जरूरी नहीं कि वो कॉर्ड है, जरूरी नहीं कि कॉर्ड है, बस मैं डिनोट कर रहा हूं। वो कॉर्ड भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है, और तो यहाँ पर डॉटेड लाइन भी बना लेना। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, और ये लाइन ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कैसे भी दिख सकती है वो लाइन। ठीक है, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, लाइन तो इनमें से कोई भी दिख सकती है, कैसी भी दिख सकती है। ठीक है, पर लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लाइन की जनरलिटी यूज नहीं की हमने, सर्कल की जनरलिटी यूज करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल ले लिया भाई। अच्छा, तो अगर ये लाइन और ये सर्कल किसी एक पॉइंट या किसी दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लाइन और सर्कल को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लाइन और ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर, इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, लाइन और गोला को, लाइन एंड सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, सॉल्विंग, इसको बोलते हैं सॉल्विंग सर्कल एंड लाइन। तो पहला वाला इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, आपको y की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में रख देनी है, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी था y, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई डाउट है क्या इसमें वृंदा, इतना क्या सोच रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आसान है ना। हाँ, तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राज की बात क्या है पता है श्रेया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या छुपा हुआ है तुझे पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पॉइंट छुपे हुए हैं, दो एक्स की वैल्यू छुपी हुई है, मतलब एक लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, बोलेंगे तो मेरे को पता ही था सर, कोऑर्डिनेट में भी होता है, कोऑर्डिनेट में सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा आपको, सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 mxc इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसा आ जा रहा है कुछ। ठीक है, काफी मुश्किलों से मैथ्स पढ़ाना पड़ता है भाई, कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो क्या किया जाए। हाँ भाई, सो ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, एक्स में क्वाड्रेटिक बनने वाला है, तो आप क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स को अलग कर लो भाई, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, और 2m एक्स सी इसको अलग कर लिया, और प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इधर अलग कर लिया, कांस्टेंट टर्म बन गया, इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
अब ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है x के टर्म्स में, मतलब ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है और मिनिमम 0 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब इमेजिनरी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक सर्कल का लाइन से इमेजिनरी इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, दूर खड़ी हुई है कहीं, वैसी वाली चीज होने वाली है। तो अगर आपको इक्वल रूट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको आपके दोनों पॉइंट्स किसी एक जगह जाकर रुक जा रहे हैं, टैंजेंट बन जाएगा। हाँ, तो पहले अरे इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स और ये सब चीज कहां पर होती है, सारी चीजें किधर होती हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड होती हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पता करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर 2mcx नहीं 2mc का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तुम लोगों की जो सोच है ना काफी छोटी है, ठीक है। हाँ भाई, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज 1 प्लस m स्क्वायर और c इज c यहां पर है, c कांस्टेंट टर्म है यहां पर, c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर। देखो तो कुछ मार काट हो रहा है क्या, कोई खत्म हो रहा है क्या भाई। 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते हैं। अब तो ये इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, यहां पर भी इक्वल्स टू 0 मत लिखना, ये डिस्क्रिमिनेंट मैं निकाल रहा हूं, केवल ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल, नहीं ये वाला इक्वल्स टू 0 लिखो, ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो कुछ भी हो सकता है, d इज इक्वल्स टू लिखो बस, d इज इक्वल्स टू, ठीक है, d इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अच्छा भाई, इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर नहीं प्लस 4m स्क्वायर r स्क्वायर। उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, तुम्हारा मन कर ही रहा था कैंसिल करने का। तो यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर, r है ना, r देखो ये मेरा m और c और r एक जैसे दिखने लग जाते हैं, r है वो लास्ट वाला r है, ठीक है, 4 प्लस साइन के साथ 4m स्क्वायर r स्क्वायर। तो बचा संसार में बचा 4m स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4r। अरे दो के पास r है, दोनों के पास r है भाई, छीन लो उनसे, 4r स्क्वायर छीन लो तो क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस m 1 माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़ी देर बाद बोलोगे सर इतना लंबा क्यों सॉल्व करा रहे हो, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, पर समझना पड़ेगा, दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, दोनों काम की चीज है ये। हाँ ओके ठीक है, सो ये वाली जो चीज आई, हाँ एक सेकेंड, फाइन। तो अगर ऐसा आ जा रहा है, अगर ऐसी चीज आ जा रही है, और यही मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होगी, कब एक लाइन टेंजेंट बन जाएगी, जब वो लाइन के दोनों पॉइंट्स जो आपके रूट्स मिल रहे थे वो सेम हो जाए, मतलब जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। सो कंडीशन फॉर टेंजेंसी मैं लिखूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 का मतलब 4r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4c स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। मतलब c r स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर हो जाए, या फिर आप केवल ये बोल दो कि जो रेडियस है दैट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है। r becomes equals to magnitude of c divided by square root of 1 plus m square, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा और सोचोगे ना, तो देखो ओरिजिनल सर्कल का यहीं पर साथ ही साथ लिख लेना। अगर मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को दूसरे तरीके से सोचूं, तो 0,0 से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, 0,0 से मैं उस लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, और डिस्टेंस y इक्वल्स टू mx प्लस c का 0,0 से हो जाएगा मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, लाइन टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है भाई? दोनों तरीकों से क्लियर हो गया? हाँ। अब ये वाली चीज तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम दैट लाइन निकाला। अब अगर आप अपने सेंटर को शिफ्ट कर दे रहे हो तो उस दूसरी वाली लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस से कंपेयर कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी। अब अगर वो कॉर्ड बन जाए, ठीक है, अब अगर वो कॉर्ड बन जाए फॉर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 मतलब यही वाली चीज आने वाली है, बस ये इक्वल टू 0 की जगह लेस देन 0। क्या? डी लेस देन 0 हो जाएगा तो फिर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। डी लेस देन 0 हो जाएगा तो उसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आर, यही वाली चीज सेम ऊपर में जैसे सारी चीजें लिखी हुई है ना, ये इक्वल्स टू की जगह पर केवल मैं क्या लिखने वाला हूं, इक्वल्स टू की जगह क्या लिखने वाला हूं, लेस देन 0। ठीक है, so r becomes less than that distance modulus of c divided by square root of 1 plus m square। ये r becomes less than, d less than 0 मतलब r is less than modulus of c divided by square root of 1 plus m square। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है और इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वही वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वही वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं भाई। अब वो डिस्टेंस जो मैं निकाल रहा था 0,0 से, वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जा रहा है। वो डिस्टेंस 0,0 से, वो डिस्टेंस दैट इज मॉडुलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जा रहा है। 0,0 का डिस्टेंस y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से ज्यादा हो जा रहा है रेडियस से। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा कंडीशन, नीदर टेंजेंट नॉर कॉट। कौन सा भी लाइन है सर? नीदर टेंजेंट नॉर कॉट। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाली, अब लास्ट वाला ऋषिकेश बोलते तो बेटा, लास्ट वाले में अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मतलब रियल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा उसका। रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जा रहा है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जा रही है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जा रही है, मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर है, मतलब रियल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। और अगर रियल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं मतलब लाइन विल बी कॉर्ड टू द सर्कल। और वही चीज यहां पर भी हो रही है, वो डिस्टेंस छोटा हो जा रहा है, दैट डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर दैट इज लेस देन द रेडियस, डिस्टेंस रेडियस से कम हो जा रहा है। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कुछ इस तरह की होती है, पर यहां से आप बोलोगे सर यहां से हमें समझ में नहीं है, आप टेंजेंट कहां निकाले, इधर से टेंजेंट हमें कहां मिल रहा है, टेंजेंट कहां मिल रहा है। सो मैंने अपनी लाइन क्या ली थी, माई लाइन वॉज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c if y is equals to mx plus c is a tangent to x square plus y square is equals to r square, then the equation of tangent in slope form then the equation of tangent in slope form will be c की वैल्यू लिखनी है, c की वैल्यू वो ये वाला c की वैल्यू क्या आ जा रही है, ये वाली c कैसे डिपेंडेंट है, c इज डिपेंडेंट ऑन r एस r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो, हाँ अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो देखो सिंस सी स्क्वायर वाज सिंस